बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तिखार खान और आप देख रहे हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप। आज खुशकिस्मती हमारी कि हमारे साथ डॉक्टर वकास बुखारी मौजूद है। मेरे उस्ताद हैं, मेरे मेंटोर हैं। ये हमारा तीसरा प्रोग्राम है 9/11 सीरीज का। 22 साल हो चुके हैं और आज हम ट्रंप दौर से आगे जो डेवलपमेंट्स है उनको डिस्कस करेंगे। तो सर, सबसे पहले वेलकम टू द शो सर। सर, थैंक यू सो मच बिलाल साहब। सर, ट्रंप दौर के बाद हमने देखा कि बड़ी तेजी से जो है वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर तब्दीलियां आनी शुरू हुई। खास तौर पे बाइडन आया तो बाइडन के आने के बाद हमने देखा जिस तरीके से अलास्का समिट के अंदर चाइनीज लीडरशिप को बेइज्जत करने की कोशिश कि ब्लिंकिंस है और यहाँ पे चाइनीज वैंग यी भी हैं और इनका एनएसए भी है और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का नंबर 2 भी वहां पे मौजूद है और मीडिया के सामने ह्यूमिलेट करने की कोशिश की जाती है। और फिर हमने देखा कि चाइनीज की तरफ से भी एक एग्रेसिव पॉलिसी हमने पहली दफा देखी, इरिटेट चाइना, जो ट्रंप दौर में नहीं हो सका वो भी इरिटेट हुआ। और फिर पिछले साल नैन्सी पेलोसी का दौरा ताइवान, ये सोने पे सुहागा था। तो सर, क्या देख रहे हैं आप, किस तरह एनालिसिस देंगे कि बाइडन के आने के बाद सिस्टम के अंदर, ग्लोबल सिस्टम के अंदर चेंजेस आई, उनके क्या आप मुहर्रकात देख रहे हैं और आप क्या देखते हैं कि ये किस साइड पे आलमी सियासत को लेके जा रही हैं? सबसे पहली चीज कि बाइडेन ने जब अमेरिकन अफेयर के अंदर आता है तो उसने अपने मुल्क को जो है वो काफी हद तक संभाला, क्योंकि ट्रम्प पीरियड के अंदर जो है वो ट्रम्प ने बहुत से इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स थे उनसे बैकआउट किया, वो पीछे हटा। और जब बाइडेन आते हैं तो उन्होंने जो है वो काफी हद तक लेके चले एज अ प्रेसिडेंट। सिमिलरली अगर हम उनकी वाइस प्रेसिडेंट को भी देखें तो उन्होंने भी जो है वो बहुत ज्यादा स्टेट को जो है वो सपोर्ट। जहाँ तक आपका सवाल है कि वो चाइना के साथ जो है वो हैंडशेक पे नहीं जाते या चाइना के साथ कोलैबोरेशन पे नहीं जाते, चाइना को डिनाई करते हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर। तो अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम का एनालिसिस करें तो ये कोई पहली दफा नहीं है। अगर हम रशिया को देखें, जब से प्यूटन आता है तो सिमिलरली अमेरिकन और उसके एलाइज जो है वो उनके साथ भी ऐसा करते हैं। मीन हमने मुख्तलिफ ओकेजन के अंदर देखा, मीन इंटरनेशनली मीडिया पे चीजें मौजूद हैं, आप फुटेज देखेंगे वहां पे मौजूद है कि पुतिन जो है वो हैंडशेक करना चाह रहा है। आगे जो वेस्टर्न लीडरशिप है वो उनके साथ हैंडशेक करने के लिए तैयार नहीं है, या तो वो एक साइड पे कर लेते हैं या दूसरी साइड में कर लेते हैं। लेकिन आप देखें कि पुतिन ही ने, उसी रशिया ने इतना ज्यादा चैलेंज दिया उस वेस्ट को। इस वक्त वेस्ट जो है इन टर्म ऑफ एनर्जी जो है वो एक क्राइसिस का जो है वो शिकार है। सिमिलरली चाइना को अगर अगर आप देखें तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि चाइनीज के साथ उस तरह से जो है वो कर रहे हैं। और उन्हें भी पता है कि चाइना जो है वो एक इमर्जिंग पावर है इस वक्त, और एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो है वो चलती है। और इस चीज का उन्हें बड़ा वाजिया अंदाजा है। और उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि किसी ओपन एनिमिटी की जानिब जो है वो चलेंगे। हाँ, ट्रम्प एक जो है रीजनेबल मूव जो है वो जरूर चलेगा, और वो कभी भी ट्रम्प या यूएस अकेला नहीं चलेगा। उसके जो वेस्टर्न एलाइज हैं वो साथ कॉन्फिडेंस में लेके चलेगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो यूएस में ऑल्दो के जब से करंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बाइडेन की आती है, उसको तो बहुत ज्यादा संभाला है, क्योंकि ट्रम्प दौर के अंदर जो है वो मामला जो है वो नहीं थे इतने ज्यादा लोग के लिए पीसफुल जो है वो नजर नहीं आते। देखिए, एक चीज तो सर आप मेरे साथ एग्री करेंगे कि जब से बाइडन आया है तो आलमी सतह पर रिसेंटमेंट जो है उसमें इजाफा हुआ है। मसलन जिस तरीके से यूक्रेन वॉर शुरू की गई रशिया को ट्रैप करने के लिए, फिर जिस तरीके से खुद यूरोप को एक्सप्लॉइट किया गया कि रशियन गैस बंद होती है और अपनी गैस महंगे दामों बेची जा रही है। तो डू यू थिंक कि बाइडन के आने के बाद इस वेस्टर्न अलायंस के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ कमजोरियां आनी शुरू हो गई हैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वेस्टर्न अलायंस के अंदर इस वक्त ही हम कमजोरियां नजर आती हैं, जब हम देखते हैं कि 2011 के अंदर जब यूएस की एशिया पिवट पॉलिसी आती है वही हमें बता रही है। लेकिन आप देखें ना कि जब 9/11 इंसिडेंट होता है तो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? अफगानिस्तान और इराक जो है ऑब्जेक्टिव थे, वार अगेंस्ट टेररिज्म थे। लेकिन 2011 में ही उन्होंने कर दिया कि अब हमारा टारगेट जो है वो क्या है? वो एशिया
रशिया है, कि ये क्या चीजें शो कर रही हैं? देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस इन अमंग द इंटरेस्ट ऑफ द अलायंस, जो उनका अपना वेस्टर्न अलायंस है उनके अंदर जो है वो नजर आता है। अच्छा, फिर आप देखें कि जब आप यूक्रेन की बात करते हैं तो यूक्रेन का इंसिडेंट जो है वो एक आप कह लें कि रशियंस के लिए कोई नई चीज नहीं थी। रशिया ने जब आप सोवियत यूनियन की बात करते हैं तो यूक्रेन वाज द फॉर्मरली पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, और वहीं से जो है वो रियासत जो है वो जीत सकती है। तो उसने तो अपने एरिया को जो है वो दोबारा रीगेन करने की जो है वो कोशिश की है। और ये वेस्ट भी इससे वेल अवेयर है कि जब 2013 के अंदर रिसर्जिंग रशिया का कॉन्सेप्ट आता है, प्यूटन जब कहता है कि रशिया जो है हम इसको रिवाइवल कर रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर हम दोबारा से आ रहे हैं, और वो यूएस को खुला चैलेंज देता है। वो सीरिया के अंदर हमें बड़े वाज़ेह लफ्जों के अंदर क्या वो नजर आता है, सिमिलरली हमें न्यूक्लियर ईरान की सूरत में जो है वो बड़े वाज़ेह लफ्जों में जो है वो नजर आता है। तो ये जो मूव हुई यहाँ पे यूक्रेन के अंदर, तो ये एक ऐसी मूव है जो कि इस वक्त गले पड़ी पड़ी है दोनों की। मैं मतलब ये कहूंगा वेस्ट के भी गले पड़ी पड़ी है और रशिया की भी गले पड़ी हुई है। मीन रशिया के गले इसलिए पड़ी हुई है कि मीन वो कोई सिनेरियो जो कि अफगानिस्तान के अंदर था कि कब्जा तो कर लिया, लेकिन अब इशू ये रेजिस्टेंस जो है, मीन वो जो यूक्रेनियन फोर्सेस जो इरेगुलर वार जाने चली गई है वो उसके गले पड़ गई है। रशिया के रशियन शायद इसके लिए तैयार नहीं थे, या उनकी स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन अगर आप कहें तो वो उसके नहीं थे कि वो उसके लिए थे। अच्छा, अब दूसरी साइड हम देखें कि वेस्ट जो है वो उसके भी गले पड़ती है कि ये जो एनर्जी क्राइसिस खासकर जो है वो यहाँ क्रिएट हुआ है, जिसमें दूसरी दफा इंटरनेशनल हिस्ट्री के अंदर जो है वो वेस्टर्न इकोनॉमी को जो है बहुत बड़ा झटका दिया है, थ्रेट दिया है। पहला हम देखते हैं 1973 के एनर्जी क्राइसिस के टाइम पे, और सेकंड जो है हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वहां पे भी देखें कि गैस की कीमत जो है वो किधर हो जाती है, और इवन हम ये कहते हैं कि 3 to 4 टाइम्स जो है वो बढ़ती है। सिमिलरली अब भी देखें कि जब से रशियंस ने किया है सब कुछ, उसके बाद भी जो है वो ये गैस की कीमतें जो है वो ऊपर जाती हैं। हाँ, असल जो इशू है वो अब यूक्रेनियंस का है कि हाउ दे विल सर्वाइव एज अ स्टेट। सर, दुनिया क्योंकि इंटरकनेक्टेड है और जो है ग्लोबलाइजेशन का दौर है, हमने एक चीज सर देखी कि बाइडन के आने के बाद एक जो रिएक्शन था कि किसी ना किसी तरीके से मिडल ईस्ट, खास तौर पे सऊदी अरब जो है वो मैनेज बड़े अच्छे तरीके से कुशनर और ट्रंप कर रहे थे। लेकिन बाइडन के आने के बाद पिछले साल जुलाई के अंदर जब बाइडन का दौरा हुआ, जिस किस्म का कोल्ड किस्म का उसे वेलकम एमबीएस ने दिया, और उसके मुकाबले में जब प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आते हैं तो उनको किंग्स के लेवल का जो है वो वेलकम दिया जाता है और मुआहदे किए जाते हैं। अब पेट्रो डॉलर का दौर खत्म हो रहा है, पेट्रो रंबीडी जो है उसकी बात हो रही है। उसकी वजह क्या थी कि एक इरिटेशन थी जो बाइडन ने शुरू की हुई थी जमाल खशोगी के केस के हवाले से। तो डू यू थिंक कि बाइडन का आना ये गोर्बाचोव की तरह जो है अमेरिका के लिए साबित हो रहा है? देखें, मैं समझता हूँ कि दिस इज नॉट द फेलियर ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी, दिस इज व्हाट द सक्सेस ऑफ चाइनीज फॉरेन पॉलिसी। मीन वो जो यूएस था, जो कि हम ये कहें कि जिस वक्त से उसके इंटरेस्ट जो है वो मिडल ईस्ट के अंदर बढ़ते हैं, खासकर अटलांटिक चार्टर के टाइम पे अगर हम देखते हैं कि वहां से यूएस का इंटरेस्ट है वो मिडल ईस्ट पे आता है। रजा शाह पहलवी, उसके बाद जो है फिर ईरानी रेवोल्यूशन, और फिर उसके बाद सऊदियंस के कुर्बत हासिल करना, और ये सारी चीजें जो है वो नजर आती हैं। तो अब आके यूएस जो है उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो कुछ डामाडोल सी जो है वो नजर आती है। मेन यूएस वही ट्रेडिशनल वे से जो है वो उस मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जिस तरह से वो यूनिपोलर वर्ल्ड के अंदर जो है वो यूएस सिस्टम के अंदर मौजूद था। अब अगर सिस्टम की ट्रांजिशन होनी है या सिस्टम को किसी ने चेंज करना है तो वो किसने करना है? वो चाइना ने करना है। सो लाइक मीन चाइनीज जो है वो उनको भी जरूरत है। क्यों? क्योंकि वो अगर हम उनके कॉन्सेप्ट को देखें, हारमोनियस वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट देखें, तो वो हारमोनी चाह रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर।
मीन अभी तक हम नहीं ये कह सकते कि चाइना का जो एम्बिशन है वो किसी किस्म के लोग को तबाह करने की। अभी तक क्या है, हारमोनियस वर्ल्ड। मीन उस कंसेप्ट को लेके ये लोग जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो है वो intervene कर रहे हैं। हाँ, ट्रम्प हो गया, जो बाइडन हो गया, ये लोग या यूएस की एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, ये अभी भी उसी मेन ट्रेडिशनल वे से जो है उस सिस्टम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट दिस इज व्हाट द मल्टीपोलैरिटी। अब वो पोलर जो है वो ब्लॉक्स जो है वो चेंज हो चुके हैं। अब पावर का ब्लॉक एक नहीं है, अब यूएस नहीं है या वेस्ट नहीं है एज कम्पेयर विद ट्रम्प और जी जिनपिंग को जो है उन्होंने यहाँ पे चीजों को एक अच्छी तरीके से लिया और उन्होंने जो है वो सिस्टम के अंदर जो है वो पेनिट्रेट करने की जो है वो कोशिश की है। अच्छा, अभी यहाँ पे भी मैं ये देखता हूँ कि मेन ये जो रियलिज्म को जब हम देखते हैं तो रियलिज्म बड़े वाज़ेह लफ्जों में हमें कह रहा है कि आइडियोलॉजी इज नो मोर, आइडियोलॉजी किसी काम की नहीं है। अगर स्टेट ने सरवाइव करना है तो उसके लिए उसको अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो सिक्योर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे भी ये केस देख रहे हैं कि बिटवीन ईरान एंड सऊदीयंस के आइडियोलॉजिकल वार तो मेन कब से लड़ रहे हैं। तो अब ये यहाँ पे इनको भी क्लियर हुआ कि अगर हमें अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, तो उसके लिए हमें अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना पड़ेगा। सो दैट्स द रीजन कि चाइनीज जो है जो कि इमर्जिंग पावर के तौर पे सिस्टम के अंदर आ रहे हैं, वो उसके साथ जो है इस वक्त स्टेट्स जो है ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी की कोशिश कर रही हैं ताकि फ्यूचर के अंदर जो है वो सर्वाइवल जो है वो हो सके। और यही वजह है कि इन्होंने जो है बड़ा वार्म वेलकम दिया जो है वो चाइनीज प्रेसिडेंट को जो है इन कंपैरिजन विद द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। सर यहाँ से एक सवाल होता है कि हमें ये तो बता दिया, यानी कि समझ आ गई कि इस वक्त अपने इंटरेस्ट की खातिर जो है सऊदीया और चाइना एक दूसरे के करीब भी आ रहे हैं। सर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स जो है जिस तरीके से एकदम राइजिंग ब्लॉक की तरफ ग्लोबल, तकरीबन ग्लोबल जो साउथ है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके मुकाबले में परसों जो है हमने G20 की भी देखी, और हमने देखा ब्रिक्स में जहाँ पे म्यूचुअल जो है डेवलपमेंट की बात की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, एक अलग उन्होंने बैंक बना दिया, उसको फंड दे दिए कि जो गरीब कंट्रीज हैं वहां से लें। IMF और वर्ल्ड बैंक का बेसिकली जो है उसके मुतबादल दे दिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुतबादल दे दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो परसों एलामिया जारी हुआ जिसमें फिर MBS ने भी कहा G20 के अंदर कि ये भी अब चाइनीज को फॉलो कर रहे हैं कि मसलन जी हम जो इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप जो पाइपलाइन बन रही है, अब ये तीनों ममालिक जो हैं जिनमें से ये गुजरेगी, जिसके अंदर जॉर्डन हो गया, UAE हो गया और सऊदी अरब हो गया, ये तो सर BRI के ऑलरेडी मेंबर्स हैं, और शी जिनपिंग के आने पे यहाँ पे BRI के हवाले से मुआहदे भी हुए थे। तो आप क्या देख रहे हैं कि अब क्या अमेरिका फॉलो करना चाह रहा है चाइनीज लाइन को, और किस तरीके से वो अब ग्लोबल साउथ को ये समझाने समझाने की कोशिश करेगा कि वो भी डेवलपमेंट चाहता है, जंगे नहीं चाहता है, जबकि हम देख रहे हैं कि एक नफरत की लहर हमें ईस्ट अफ्रीका में भी नजर आ रही है, जहाँ पे बकीना फासू वगैरह जो हैं, नाइजर, माली वगैरह जो हैं, हम देख रहे हैं कि वो अब फ्रांस को निकाल रहे हैं, यहाँ तक कि नाइजर ने तो अमेरिकन सफीर को भी निकालने की बात की। तो क्या देख रहे हैं कि इस हेजमनी के लिए जो एक हेजमॉन हमारे यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से आ रहा है, क्या वो हेजमनी अब अपने फाइनल डिक्लाइन की तरफ जा रही है? हाँ जी बिलाल साहब, अभी देखें वार जो है ना वो स्टिल सिस्टम के अंदर जो है वो मौजूद है, लेकिन इस वक्त पैटर्न ऑफ वार जो है वो चेंज हो चुके हैं। अभी देखें वार की जो एक शेप हमें नजर आती है वो इकोनॉमिक वार की सूरत के अंदर जो है वो नजर आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि स्टेट्स जो है वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को जो है वो प्रेफरेंस दे रही हैं, ना कि ट्रेडिशनल वार की जानिब जो है वो जा रही है। आपने बात की तो अगर G20 के अंदर अगर हम देखें तो 80% GDP जो है वो लोग का इनके पास है, 75% ट्रेड जो है वो इनके पास है, 2 आउट ऑफ 3 मेजॉरिटी पीपल जो है वो इन मेन के इन लोगों के पास जो है वो नजर आते हैं। हाँ, G20 का अभी का जो सेशन हमें होता हुआ नजर आ रहा है, या बेसिकली पर्पज तो यूक्रेन का वार को जो है वो कहीं ना कहीं एंड करना था, या एक पॉवर्टी रिडक्शन के लिए एक बैंक जो है वो लेके चलना था। ये चीजें क्या शो कर रही हैं? ये चीजें हमें ये शो कर रही हैं कि वो जो हेजमॉन था जिसकी आपने बात की वो डाउन होता हुआ हमें नजर आ रहा है, जिसने
सिस्टम को जो है वो कंट्रोल में रखा हुआ था, यूनिपोलैरिटी आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ फॉर्मर सोवियत यूनियन। अच्छा, फिर यही G20 हमें एक और चीज भी बता रहा है कि प्यूटन का पार्टिसिपेट ना करना, सिमिलरली चाइना का शी जिनपिंग का पार्टिसिपेट ना करना, ये 3 से 4 चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर हमें बता रहा है। पहली चीज कि वेयर इज द क्रेडिबिलिटी, कहाँ पे गई इस G20 की क्रेडिबिलिटी के दो पावर्स जो है, इकोनॉमिक पावर्स जो हैं, जो मेनली चैलेंज दे रही हैं यूएस को, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही। दूसरी चीज हमें ये बता रही है कि वेयर व्हाट विल बी द कंसेंसस, जो कंसेंसस यहाँ पर डेवलप होगा वो कौन मानेगा? क्या ये दो पावर्स जो नहीं थी या जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया, क्या उस कंसेंसस को मानेगी? अच्छा, तीसरी चीज हमें क्या नजर आ रही है कि वो वेस्ट जो हेजमॉन था उसको अब क्या हुआ, चैलेंज मिल गया, उसको रेजिस्टेंस मिल गई। अच्छा, चौथी चीज हमें क्या नजर आ रही कि एक रिफ्ट जो है वो स्टिल मौजूद है, एक रिफ्ट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। ईस्ट में मैं दो साइड्स को कहूंगा, चाइना और रशिया को। सो ये बड़ा एक क्लियर मैसेज जा रहा है यूएस को, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को। अच्छा, दूसरी साइड पे आपने ब्रिक्स की बात की। ब्रिक्स के अंदर देखें तो ब्रिक्स की जो अभी एक्सपेंशन होती है, तो जिसमें हम ये कहते हैं कि 20 स्टेट्स ने जो है वो अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ 6 स्टेट्स को जो है उन्होंने अलाउ किया है। हाँ, ब्रिक्स जो है वो एक अल्टरनेटिव सिस्टम जो है वो दे रहा है। आल्दो के जो ब्रिटेन वुड्स सिस्टम के इंस्टीट्यूट्स थे या इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें आपकी यूएन आ जाती है, जिनमें आपके वर्ल्ड बैंक आ जाता है, जिनमें आप आईएमएफ आ जाते हैं, उनकी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत है इस वक्त सिस्टम के अंदर, एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर। बट ब्रिक्स जो है वो चैलेंज जरूर है वेस्ट के लिए, वेस्ट की हेजमोनी के लिए, खासकर यूएस की हेजमोनी के लिए, जो उसको चैलेंज होती हुई सिस्टम के अंदर जो हमें नजर आ रही है। ये दोनों मीन G20 के अंदर इन दोनों का ना आना वेस्ट के लिए चैलेंज है। सिमिलरली ब्रिक्स की एक्सपेंशन जो है वो वेस्ट के लिए जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और चाइनीज स्ट्रेटेजी जो हमें यहाँ पे नजर आती है, ये चाइनीज पॉलिसी हमें नजर आती है कि वो कॉन्फ्लिक्ट की जानिब नहीं जा रहे। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। इंडिया विकेट की दोनों तरफ खेलना चाह रहा है। ब्रिक्स के अंदर भी इस दफा तो खास तौर पे दो ममालिक ने, ब्राजील ने और इंडिया ने, ब्राजील की तो समझ आती है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टर ब्राजील के अंदर अमेरिका है, लेकिन इंडिया ने भी ये दिया कि वो ब्रिक्स के अंदर ऑन द बिहाफ ऑफ अमेरिका बैठा हुआ है, यूएस बैठा हुआ है। अभी जो खुद इंडियंस के जो एनालिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि साइड चुन ली है और वो वेस्ट है, ब्रिक्स नहीं है, इंडिया ने। तो आप क्या देखते हैं कि कब तक ये इंडिया की डबल गेम चलेगी? और बड़ी बातें मसलन की हैं, आपका मैं कमेंट खास तौर पे चाहूंगा कि जो ये मिडल ईस्ट जो कॉरिडोर बन रही है इंडिया मिडल ईस्ट, अच्छा इसमें 3 ममालिक तो BRI के हैं और चाइना के बहुत करीब हैं, और जिस तरीके से इसे सेल करने की मोदी ने कोशिश की है और बाइडेन ने कोशिश की है कि इट्स अ गेम चेंजर, तो आप इसको किस तरह सम अप करेंगे कि इंडिया का ये ड्यूल गेम जो है कब तक जो है वो चलती रहेगी इसी तरीके से? इंडिया मैं स्टार्ट लूंगा इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया से। मीन जिस वक्त सब कॉन्टिनेंट की इंडिपेंडेंस होती है, इंडिया तब से डबल गेम के चक्कर में यूएसए से भी आर्म्स ले रहे हैं, और ऑन द अदर साइड जो है वो रशियन से भी जो है वो S-400 और ये आर्म्स जो है वो हमें देखने को मिलते हैं कि वो यहाँ पे अपना सिस्टम जो है वो रशियन से जो है वो बाय करते हैं। ये इसके पीछे मतलब मेन क्या चीज है, दिस इज नॉट इकोनॉमी कि जो उसमें वो जो है वो किसी है वो यूएस की है। यूएस बेसिकली इसको मीन अगर हम इंडियन को देखें तो वो किसके लिए चाइनीज के अगेंस्ट जो है वो यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना की सिस्टम को स्टेबिलिटी चाइनीज जब लाने की कोशिश करते हैं, जबकि इंडिया ड्यू टू दिस डबल गेम ये इन सिस्टम को डिस्टर्ब कर रहा है। ऑल लोग अपने ट्रस्ट सिक्योर कर रहे हैं इकोनॉमिकली, बाकी चीजों से रीजन के अंदर जो है वो चीजें कर रहा है, लेकिन हम इंडिया और चाइना का जो है वो उस तरह से मुकाबला नहीं कर सकते। जिस तरह से अगर हम कहें कि चाइना वर्सेस रशिया है या चाइना वर्सेस यूएस है, इंडियंस अभी बहुत पीछे हैं सिस्टम के अंदर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और सपोर्ट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ग्रुप बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइकिंग द वीडियोस।